नमस्ते साथियों, आज हम चर्चा करें शब्द युग्म पर। आज प्रतियोगी परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण बिंदु बनकर के ये शब्द आते हैं कि क्या होते हैं इनके अर्थ और किस तरह से इनके अर्थों में होता है परिवर्तन। इसके ऊपर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे और आगे से आगे इसके अनेक भाग में मैं आपको शब्द युग्म में जो खास शब्द परीक्षा में स्थान पाते हैं, परीक्षा में आने की जिन पर पूरी संभावना बनती है, वे शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। देखिए, आज का शीर्षक है शब्द युग्म। इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं विद्यार्थियों शब्द युग्म। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। जब दो समान शब्द देखने में समान से होते हैं लेकिन उनका उच्चारण भिन्न होता है, उनके अर्थ में भिन्नता होती है, ऐसे समान से जो शब्द होते हैं उनका जो युग्म होता है उसे ही हम शब्द युग्म कहते हैं। इनका एक दूसरा नाम भी है व्याकरण में, समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द। इनको और क्या कह सकते हैं? समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द। समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द। इसका अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? इसका अर्थ होता है समजोड़ उच्चरित। इसके हम टुकड़े करेंगे तो इसका अर्थ हमें समझ में आएगा। समजोड़ उच्चरित, सम यानी समान, उच्चरित यानी उच्चारण होता है, यानी वे शब्द जिनका समान सा उच्चारण होता है, एकदम समान नहीं होता है, समान सा उच्चारण होता है, लेकिन भिन्नार्थक शब्द, लेकिन उनका अर्थ है वो पूरी तरह से एक दूसरे से भिन्न होता है। तो ऐसे भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले, समान सा उच्चारण दर्शाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? युग्म शब्द कहलाते हैं। उन्हें समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। यह हमारी व्याकरण में एक विशेष बिंदु है और इनका अध्ययन करने से हमारे शब्द भंडार में पूरा क्या होता है? इजाफा होता है। हमें शब्दों का ज्ञान होता है। यही शब्द संधि में भी काम आ जाते हैं, यही शब्द समास में भी काम आते हैं, और सबसे बड़ी बात, इन शब्दों से हमारे पर्यायवाची शब्दों का जो भंडार है उसमें काफ़ी वृद्धि होती है। तो हमें इन पर बड़े गौर से ध्यान देना है और इनका अध्ययन करना है। हम देखते हैं शब्द युग्म। समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द, शब्द युग्म। अब इनकी खास बातें क्या है कि कैसे कैसे इनका अर्थ बदल सकता है, किन किन परिस्थितियों में इनका अर्थ बदल सकता है, किन किन कारणों से इनका अर्थ बदल सकता है, कौन सी परिस्थितियां ऐसी आती हैं इन शब्दों के रूपों में जिनसे इनके अर्थ में भिन्नता आ जाती है। दो शब्द होते हैं, समान से होते हैं, लेकिन या तो एक में अनुस्वार आ जाता है, दूसरे में चंद्र बिंदु आ जाता है, तब उनके अर्थ में भिन्नता आ जाती है। दूसरी परिस्थिति हम देखें तो किसी में ए की मात्रा है तो किसी में आ की मात्रा है। एक में ए है उच्चारण में और एक में आ है। कहीं ई की मात्रा छोटी बड़ी का फेर हो जाता है, जैसे हम पढ़ते हैं परीक्षा और परीक्षा, हंस और हंस। ऐसे ही कहीं री आ जाती है, कहीं रे आ जाता है, कहीं किसी शब्द के ऊपर रे आ जाता है, कहीं किसी शब्द के ऊपर रे नहीं आता है। जैसे उपर्युक्त शब्द है, साथ में उपयुक्त शब्द आ जाता है। तो इस तरह के जो शब्द आ जाते हैं वे शब्द युग्म बन करके आते हैं और परीक्षा में इनको बहुत ही विचित्र ढंग से पूछा जाता है। और विद्यार्थी यदि इनका गहन अध्ययन नहीं किया हुआ होता है तो मैं निश्चित कहता हूं वहां भ्रमित होकर के वह गलत विकल्प को चुन करके अपना भारी नुकसान कर बैठता है। इस नुकसान से बचने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द युग्म। अब ये किन किन परिस्थितियों में शब्द युग्म है वो अर्थ में भिन्नता पैदा करते हैं। देखिए, पहला कारण क्या है? पहला कारण है अनुस्वार और चंद्र बिंदु का फेर होता है। दो शब्द होते हैं समान से, एक में अनुस्वार होता है तो दूसरे में विद्यार्थियों चंद्र बिंदु आ जाता है, तो अर्थ में भिन्नता आ जाती है। अनुस्वार और चंद्र बिंदु ये कारण बनता है। कैसे? बहुत ही सरल सा उदाहरण है, बहुत बार हम देख चुके हैं। मैं सरल से कठिन की ओर ले चल रहा हूं आपको। हंस और हंस ये एक शब्द युग्म हो गया विद्यार्थियों। हंस यानी एक पक्षी होता है। हंस अपना एक पक्षी है, जल में तैरता है, और साथ में हंस क्या है? हंस, हंसना क्रिया हो गई अपनी। तो अर्थ में भेद हो गया। किसके कारण? सिर्फ एक छोटी सी बात के कारण। इसमें अनुस्वार लगा है और इसमें चंद्र बिंदु लगा है।
एक होता है विद्यार्थियों अंगना, इसमें अनुस्वार लगा देते हैं। दूसरा शब्द होता है हिंदी में अंगना। ये देखिए दोनों शब्द प्रचलित हैं, अंगना और अंगना, एक में अनुस्वार है और एक में चंद्र बिंदु है। इन पर आप गौर करना, ये बारीकियां हैं, यही हमें पछाड़ती हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा में एक से एक बारीक जो बातें हैं उनको हमें बड़े गौर से देखना है। अंगना और अंगना, इस अंगना का अर्थ होता है विद्यार्थियों स्त्री, और इसका अर्थ होता है अंगना का मतलब आंगन। ये हो गया आंगन। ये देखिए अर्थ में अंतर हो गया। और समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द है अंगना। अंगना बोलते हैं तो उच्चारण एकदम समान सा लगता है, लेकिन अर्थ में क्या है, भिन्नता है। और वो भिन्नता किस कारण से है? वो भिन्नता इस अनुस्वार और इस चंद्र बिंदु के कारण है। तो आप समझ रहे होंगे इसको, तो इसको समझते जाएं आप। इसमें मैं बहुत ही गहराई से आपको समझाने वाला हूं, और अनेकानेक ऐसे जटिल शब्द जो अब तक आपने नहीं सुने होंगे शायद, वे शब्द मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। उनको आप लगातार सुनते जाइए। इसके सारे भाग आपको देखने हैं। अनुस्वार और चंद्र बिंदु के बाद में यदि दूसरा कारण हम देखें शब्दों के अर्थ में अंतर पैदा करने वाला है, तो वह है ए की जगह आ का आगमन। देखिए शब्द में कहीं ए की मात्रा होती है तो कहीं आ की मात्रा होती है। इसके कारण भी क्या होता है विद्यार्थियों, शब्द युग्म में दो शब्दों में परस्पर अंतर स्पष्ट हो जाता है, बन जाता है। कैसे बन जाता है? देखो अर्थ में अंतर कैसे आ जाता है ये हम देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं अली और आली। देखिए एक में ए है तो दूसरे में आ है। अली यानी भौरा है विद्यार्थियों, इसका अर्थ भौरा होता है, और आली का अर्थ सखी होता है। एक होता है अगम और एक होता है विद्यार्थियों आगम। अगम यानी जहां जाना संभव न हो, जाना संभव नहीं, उसे क्या कहेंगे? अगम। और आगम, आगम का अर्थ होता है आगमन। ये शब्द हम कई दफा सुनते हैं कि आगम, कि इन दो शब्दों के बीच में संधि करने पर इस वर्ण का आगम हो गया। आगम का विलोम होता है लोप। आगम यानी आ जाना और लोप यानी लुप्त हो जाना। हम चर्चा कर रहे हैं इसके अर्थ की। तो आगम, आगम का अर्थ होता है आगम, आगमन, या फिर वेद ज्ञान। वेदों से संबंधित ज्ञान है उसको भी हम क्या कहेंगे? आगम। आगम, निगम, पुराण, बखानी ऐसे आते हैं ये शब्द। तो आगम यानी आगमन या वेदों से संबंधित ज्ञान, और अगम का मतलब जाना संभव नहीं। तो ये क्या हो गया? ए और आ का अंतर हो गया, जैसा कि इस बिंदु में हम पढ़ रहे हैं। ये केवल मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, एक बार समझ के लिए। बाकी हम फिर क्रम से इसमें अध्ययन करेंगे तो हम वर्णानुसार, वर्णों के क्रमानुसार पूरे वर्णों के ऊपर जितने भी लगभग मुख्य और खास जो शब्द युग्म बनते हैं अपने, उनको मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगा। आप उनको उतार सकते हैं, और साथ में समझाता भी जाऊंगा। उनसे संबंधित जो जो बातें बनती है उनके साथ में, जैसे उनके संधि से संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं, समास से संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं, और कहाँ अनुस्वार है, कहाँ चंद्र बिंदु है, और किस तरह से छोटी बड़ी मात्रा के फेर से कैसे कैसे उनमें परिवर्तन हुआ है अर्थ में, वो सारी चर्चा हम उसके ऊपर करते जाएंगे। तो इसको देखते जाइए। ये हो गया अगम और आगम, अली और आली। ये ए और आ के कारण ऐसा होता है। एक होता है एकर और एक होता है आकर। एकर और आकर, इसमें देखिए एकर, एकर यानी अनुचित कार्य, अनुचित कार्य, अनुचित कार्य या न करने योग्य कार्य, न करने योग्य कार्य होता है, उसको हम क्या कहेंगे? एकर। और आकर का अर्थ होता है विद्यार्थियों खजाना। आकर यानी खजाना। रत्नाकर, रत्नों का खजाना। तो ये अकर और आकर में क्या हो गया? अर्थ में अंतर हो गया। ये शब्द युग्म है और ये इनका अर्थ है। कुछ शब्दों में ह्रस्व ई आ जाती है तो कुछ में दीर्घ आ जाती है, तो इससे क्या हो जाता है? अर्थ में अंतर हो जाता है। जैसे ई का
जो कारण है वह अर्थ में अंतर कर देता है, शब्द युग्म का निर्माण कर देता है। जैसे हम देखें, बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है परीक्षा, और इसमें री छोटी मतलब ई छोटी आ रही है इसमें ध्वनि। और यहाँ देखें हम विद्यार्थियों परीक्षा, इसमें अक्सर विद्यार्थी क्या है छोटी री भी लिख देते हैं, तो उससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। परीक्षा की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है और व्यावहारिक ज्ञान की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है परीक्षा। री छोटी होती है तो इस परीक्षा का अर्थ हो जाता है विद्यार्थियों कीचड़। इसलिए कभी भी अपनी परीक्षा यानी इम्तिहान के लिए इस री छोटी का प्रयोग न करें, क्योंकि इसका अर्थ बिल्कुल अनर्थ है, कीचड़ हो जाता है। कि मैं परीक्षा में बैठा तब हमें री का प्रयोग करना है, इसका अर्थ होता है जांच, जांच परख इम्तिहान, ये होती है री बड़ी। तो हमें जिस परीक्षा की चर्चा करते हैं जीवन में जांच की परख की अध्ययन में, तो वह परीक्षा री बड़ी लेकर के आती है, तो हमें इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। दूसरा युग्म हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए दिन और दीन, इसमें ह्रस्व ई की ध्वनि है और इसमें दीर्घ ई की ध्वनि है। तो मैं आपको बताता हूं कि दिन यानी होता है विद्यार्थियों दिवस, और दीन का अर्थ होता है गरीब या असहाय। इस तरह से क्या हो गया, ये छोटी ई और बड़ी ई का फेर हो गया। ऐसे ही हम लेते हैं इति, और एक होता है विद्यार्थियों इति। बहुत ही अच्छा शब्द है परीक्षा की दृष्टि से कि इति, इति का मतलब होता है अंत, समाप्त। देखिए इति है, ये एक ऐसा शब्द है कि इसका एक विलोम है, वो होता है अथ। इति का विलोम क्या होता है, अथ। अथ यानी प्रारंभ, शुरू। अथ का अर्थ क्या होता है, शुरू, और अथ का विलोम क्या हो जाता है विद्यार्थियों, इति। इति यानी अंत। किसी कार्य का अथ मतलब शुरुआत, किसी कार्य की इति मतलब समाप्ति। लेकिन ध्यान रहे इस इति में ई ह्रस्व है यानी छोटी है, और यदि ई बड़ी आ जाए इति, तो इसका अर्थ बिल्कुल इससे हटकर हो गया, अलग हो गया। कैसे, क्योंकि इसका अर्थ हो जाएगा दैवीय प्रकोप। दैवीय प्रकोप हो जाता है, या कोई बाधा, इसका अर्थ हो जाता है। कोई बाधा आ जाए उसको इति कहते हैं, या कोई दैवीय प्रकोप हो जाता है तो उसको इति कहते हैं। इस प्रकार इति और इति में अंतर है। अब हम आगे लेते हैं स्वर उ, ह्रस्व और दीर्घ। उनके आधार पर क्या होता है, अर्थ में भिन्नता आ जाती है शब्दों के समान रूप में भी। तो हम लेते हैं क्रम संख्या 4 पर ह्रस्व उ और दीर्घ उ। एक शब्द हमने लिखा कुल, दूसरा शब्द हम लिखते हैं कूल। ये देखिए यहाँ ह्रस्व उ है, यहाँ दीर्घ उ है, यहाँ छोटे उ की ध्वनि है और यहाँ बड़े उ का आगमन है। तो अर्थ में अंतर हो जाएगा। कुल, कुल यानी समस्त, बोलते हैं ना कि कुल मिलाकर समस्त, समग्र, पूरा। और कुल यानी वंश भी होता है। कुल यानी वंश, कि यह किस कुल का है, ये कौन से वंश का है, तो इसके अर्थ निकलते हैं कुल यानी समस्त वंश, और इस कुल का अर्थ हो जाता है किनारा, कि नदी के कूल पर मतलब किनारे पर। तो कुल और कूल, ह्रस्व और दीर्घ का अंतर, छोटे ऊ और बड़े ऊ का चमत्कार। ऐसे हम देखते हैं अगला शब्द है हमारे पास बहु और बहु। ये देखिए बहु और बहु, इस बहु का अर्थ होता है बहुत, और इस बहु का अर्थ होता है वधू। कि बहुउद्देशीय, बहुत से उद्देश्य लेकर के कोई बात हो तो उसके लिए आता है बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय योजनाएं हमारे देश में चलती हैं, तो वहां बहु का प्रयोग होता है इसका। और बहु है वह इस वधू का क्या है, तद्भव रूप है। दा रू छोटा और दा रू बड़ा। देखिए दा रू छोटा और रू बड़ा। एक मैं बता दूं कि अक्सर विद्यार्थियों को ये पता नहीं होता है कि रू छोटा और रू बड़ा, क्योंकि इस पर हम कम ध्यान देते हैं। तो
आपकी सुविधा के लिए बताना चाहूँगा कि ये रू और ये रू, ये देखिए, ये तो है बड़ा और ये है छोटा, जिसमें मोड़ नहीं है। जो केवल रह के पास से मिलकर के ऐसे मुड़ा हुआ है, ये तो है छोटा रू और ये है बड़ा रू, क्योंकि रू का ये रूप और ये रूप बार खड़ी में हो सकता है, लेकिन हमारी जो प्रिंटिंग प्रेस होती है, छपाई की मशीनें हैं, उनमें ये नहीं है, ये स्वीकृत है। तो ये है क्या, छोटा रू और ये क्या है, बड़ा रू, जिसमें मोड़ है वो बड़ा रू है। ध्यान दें, जैसे हम लिखते हैं ना गुरु, तो गुरु में रू छोटा होता है, जबकि हम संधि करके लिख देते हैं गुरु उपदेश, तब विद्यार्थियों उसमें क्या आ जाता है, गुरु जोड़ उपदेश, दीर्घ होने के कारण रू बड़ा आ जाता है और यहाँ पर रू छोटा है। तो देखिए दारू और दारू, ये रू बड़ा है और ये रू छोटा है, इसका अर्थ होता है लकड़ी, इसका अर्थ होता है विद्यार्थियों लकड़ी या काठ, और इस दारू का अर्थ होता है शराब, मदिरा। तो इस तरह से क्या हो गया, ये ऊ का चमत्कार है। एक तो होता है री स्वर अपना, और एक होता है विद्यार्थियों रे। इन दो को लेकर भी शब्द निर्माण में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, अर्थ में भिन्नता आ जाती है। कैसे आ जाती है, देखिए मैं आपको बताऊं। एक होता है प्रथा, इसमें री है, और दूसरा शब्द है अपने पास प्रथा, इसमें क्या है विद्यार्थियों, नीचे रे है। अर्थ में अंतर हो गया बिल्कुल। प्रथा यानी क्या हो गया, कुंती, प्रथा शब्द कुंती के लिए आता है, और प्रथा यानी क्या हो गई, परंपरा, परिपाटी, ये क्या हो गई, प्रथा। तो प्रथा किसके लिए है, कुंती के लिए है, और प्रथा का पुत्र अर्जुन है, इसीलिए अर्जुन को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, पार्थ कहा जाता है। अर्जुन का एक पर्याय हो गया पार्थ, क्योंकि वह किसका पुत्र है, प्रथा, प्रथा से उत्पन्न है जो वह क्या हो गया, पार्थ हो गया। तो शब्द युग्म पर ध्यान दें आप कि प्रथा कुंती है और प्रथा परंपरा है, परिपाटी है। अर्थ में अंतर हो गया, तो कहीं री आ जाता है और कहीं रे आ जाता है, तो अर्थ में अंतर हो जाता है। एक इसी में हम देखते हैं छठे क्रम पर कि एक रेफ वाला रे है, एक जो रेफ वाला रे है, ऐसे इसके आगमन से भी क्या हो जाता है, अर्थ में भिन्नता आती है। देखिए कैसे आती है वो अर्थ में भिन्नता, हम देखते हैं इसमें पहला शब्द हम लेते हैं उपर्युक्त, और एक दूसरा शब्द लेते हैं उपयुक्त। ये काफ़ी बार आ भी चुका है, मैं जो बता रहा हूँ उनमें से अनेक बार ये शब्द आए हुए भी हैं और आने की संभावना बनती है, तो अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी है। उपर्युक्त, देखिए उपर्युक्त जो ऊपर है, जो ऊपर कहा गया है, जो ऊपर कहा गया है उसको कहते हैं उपर्युक्त। जो ऊपर लिखा हुआ है वह क्या है, उपर्युक्त। प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें हम नीचे लिखते हैं कि उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है। विषय लिखने के बाद में उसके नीचे हम ऐसा ही लिख करके विवरण शुरू करते हैं प्रार्थना पत्रों में। तो वह उपर्युक्त क्या दर्शाता है कि जो ऊपर है वही क्या है, उपर्युक्त। ऊपरी जोड़ उक्त, इसमें यण संधि भी है। और दूसरा शब्द होता है उपयुक्त। उपयुक्त का अर्थ होता है विद्यार्थियों उचित। उपयुक्त का अर्थ क्या होता है, उचित। तो इसमें अंतर में क्या हो गया, हमें पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि क्यों इन दोनों में क्या है, अंतर है। इस रे के कारण, इस ऊपर वाले रेफ वाले रे के कारण इन दोनों में क्या है, अंतर है। तो इस पर हमें पूरी तरह से गौर करना है, ध्यान बनाए रखना है। उपरोक्त शब्द नहीं होता है, बहुत से लोग लिख देते हैं उपरोक्त। उपरोक्त जो शब्द है विद्यार्थियों वह अनुचित होता है। ऊपर जोड़ उक्त नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ऊपरी जोड़ उक्त बराबर उपरयुक्त होता है। उपरोक्त शब्द नहीं होने के कारण इस शब्द को क्या माना गया है, अशुद्ध माना गया है। अतः ये शब्द आए तो उसे हम शब्द शुद्धि के अंदर क्या मानेंगे, अशुद्ध शब्द मानेंगे। इस पर हमें पूरा ध्यान रखना है। ये उपर्युक्त सही है और उपयुक्त सही है, तीसरा उपरोक्त कभी भी सही नहीं है। ए और आई, देखिए ये स्वर हैं,
एक शब्द ऐसा है जिसमें ए स्वर का प्रयोग हो जाता है तो उसके साथ वाला दूसरा शब्द है उसमें आई का प्रयोग हो जाता है। तो इस तरह से समान दिखने वाले उन दोनों शब्दों में क्या है, अर्थ का परिवर्तन आ जाता है। एक उदाहरण लेता हूं इसमें, एक होता है देव और दूसरा है विद्यार्थियों देव। देव, देखिए देव का अर्थ होता है देवता, देव शब्द का अर्थ होता है देवता और देव का अर्थ होता है नियति या भाग्य, भाग्य नियति। देवीय, देवीय से मतलब देवता से संबंधित, और दैवीय ऐ की मात्रा है दैवीय, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा नियति से संबंधित, भाग्य से संबंधित। तो ये हो गए दोनों में ऐ और ए और ऐ का फेर, इस कारण भी क्या होता है, अर्थ में अंतर होता है। 7 के बाद में क्रम संख्या 8 पर हम लेते हैं ओ औ। ओ औ कि एक शब्द में ओ की मात्रा है, दूसरे में औ की मात्रा आ गई, तो वहां अर्थ में परिवर्तन लाजमी है। कैसे है देखिए, एक होता है मोर, एक होता है मौर, इसमें मोर और मौर, ओ की मात्रा है, औ की मात्रा है, ओ और औ का परिवर्तन देख रहे हैं हम। ओ की मात्रा है मोर, इसका अर्थ क्या हो जाता है अपना, एक पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी है क्या, मोर। और मौर का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों, मुकुट होता है। मोर क्या बताता है, मुकुट, और मोर बताता है एक पक्षी। इस तरह से इन दोनों में भी क्या हो गया, अंतर हो गया। ये ओ और औ का चमत्कार है। इसका एक सरल सा उदाहरण, और जो छोटी कक्षा से बच्चे पढ़ते हैं, और का अर्थ होता है तरफ, और का अर्थ होता है दूसरा या अन्य, दूसरा या अन्य। अब इसके बाद में क्रम संख्या 9 पर देखते हैं विद्यार्थियों, शय का फेर होता है। देखिए शय का फेर होता है, एक शब्द है जिसमें पहला शय है, यदि दूसरे शब्द में इस पहले शय की जगह तीसरा शय आ जाता है तो अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। कैसे हो जाता है, उदाहरण देखते हैं हम, शूर और सूर। शूर का अर्थ होता है वीर, बहादुर, साहसी, और इस सूर का अर्थ हो जाता है सूर्य। सूर्य भी होता है, अंधा भी होता है। तो ये क्या है, शूर और सूर में फर्क है, स का ही परिवर्तन है केवल, और केवल इस स के चमत्कार से क्या है, अर्थ में परिवर्तन आ गया है। जैसे इसी में हम लेते हैं अंश और अंश। अंश हो गया, इसमें पहला स आ रहा है, और ये अंश हो गया, इसमें विद्यार्थियों तीसरा स आ रहा है। ये तालव्य है और इसको दंत्य स कहते हैं। दोनों के ऊपर अनुस्वार लगी है, तो यहाँ तक तो हम नहीं देखेंगे, हमारा ध्यान यहाँ जा रहा है। देखो इसमें पहला स है, इसमें तीसरा स है, इसका मतलब अर्थ में परिवर्तन जरूर है। कैसे है, अंश यानी हो जाता है हिस्सा, अंश का अर्थ होता है हिस्सा या भाग या कोई टुकड़ा, और इस अंश का अर्थ हो जाता है विद्यार्थियों कंधा। हमारा जो कंधा है उसके लिए इस अंश का प्रयोग होता है। अंश भार बढ़ गया, अंश भार बढ़ गया मतलब कंधों पर वजन बढ़ गया, ऐसा इसमें कई बार प्रयोग होता है। अब इसके अगले भाग में हम जो पढ़ेंगे तो मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि किस तरह से मुख्य मुख्य शब्द युग्म है और इन समोच्चरित भिन्नार्थक शब्दों के क्या क्या अर्थ हैं, साथ में समझाता चलूंगा। इसके लिए आप लगातार देखते रहेंगे, जाइएगा नहीं, बने रहिएगा, और वीडियो हमेशा पूरा देखने पर ही आपके समझ में आएगा। तो देखते रहें। जय भारत, जय हिंद।